तो एनसीईआरटी का जो क्लासेस होंगे वो बहुत फंडामेंटल्स होंगे, जिसमें हम लोगों को जो रेगुलर क्लासेस में कुछ गैप्स रह जाते हैं उस गैप्स को फुलफिल करने के लिए ये क्लासेस हैं। इसमें देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा स्लो ही चलेंगे, और जब तक सारे कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होते हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसका मल्टीपल रीज़न है। क्योंकि देखो, एनसीईआरटी एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। स्टार्ट करने के बाद भी जो एडवांस लर्नर है उनके लिए भी एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ नया है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखो, जब आप अपना मेन टेक्स्ट बुक्स पढ़ लोगे उसके बाद फिर से एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हो तो आपको दिखता है कि उस एडवांस टेक्स्ट बुक्स से ज़्यादा अच्छी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हैं, जो कि पढ़ने के बाद समझ आती है कि वो जो राइटर है जिसने एनसीईआरटी बुक लिखा है उसको इतना बड़ा थॉट होगा, उसके बाद उसने उसको 2 लाइन में लिखा है वो चीज़ों को। ये एक बेसिक फीलिंग जब तब आती है ना जब हम लोग एडवांस लर्नर हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी हैज़ समथिंग फॉर द बिगिनर्स ऑल्सो एंड एनसीईआरटी हैज़ समथिंग फॉर द एडवांस लर्नर ऑल्सो। दोनों के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा बेसिक वैल्यू बनाता है। और एक चीज़ क्लियर है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस अभी भी आते हैं, इस साल के भी में भी आए हैं और फ्यूचर में भी आते रहेंगे। क्योंकि क्या है, कोई भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी गांव का बच्चा है ना ये पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बुक पढ़े या बहुत मोटी बुक पढ़े, पर अगर जो एनसीईआरटी को समझ सकता है थॉरोली वो भी इसको क्लियर कर सके, इसलिए उसने हर एक एग्ज़ाम का बेस को एनसीईआरटी रखा है ताकि हर के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। इसलिए यही एक एग्ज़ाम है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है विलेज में रहने वाले लोगों के लिए भी और सिटी में भी रहने वाले लोगों के लिए। क्योंकि ये जो एनसीईआरटी बुक्स होती है, एक एक बुक्स जो होती है 60 या 70 रुपीज़ की होती है, और जिस तरीके से इसमें प्रेजेंट किया गया, ये जो राइटर्स लिखे हैं उनकी अपनी बुक देखा जाए, जैसे एक डी आर खुल्लर करके है जिन्होंने ज्योग्राफी की बुक लिखी है एनसीईआरटी की, उनकी अपनी बुक इंडियन ज्योग्राफी की 1000 पेज की है और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी 1000 पेज की है, और वो सारा जो नॉलेज है उन्होंने 129 पेजेस में ज्योग्राफी के में डाल दिया है। तो इससे हमको एक चीज बेनिफिट मिलता है कि हाउ टू राइट द आंसर्स इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स। हमारे पास थॉट इतना है, सोच इतना है, पर हमको 150 वर्ड्स में लिखना है। तो जो राइटर ने जिस तरीके से उसको लिखा है वो पैटर्न ही हमको फॉलो करना है। आप जब ना 1 साल की प्रिपरेशन हो जाएगी जब इस तैयारी की, तो आप देखोगे कि किसी भी टॉपिक से नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसमें लिखा रहता है वर्ड्स लिमिटेड रहते हैं, 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स। तो 150 वर्ड्स में कैसे अपने नॉलेज को पिरोया जाए उस 150 वर्ड्स में, ये भी एक कला है ना, ये भी एक आर्ट है। क्योंकि एग्ज़ाम को चेक करने वाला, मतलब जो आपका आंसर चेक करने वाला, वो तो आपको नहीं जानता कि कितना नॉलेज है, पर आप ऐसा लाइन लिख दो जिससे आपको उसको पता चल जाए कि आपको इतना नॉलेज था, तभी आपने एक लाइन लिखा है। जैसे क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल, हम बोलते हैं कि एल नीनो के कारण से इंडिया में बारिश कम होती है ना। एल नीनो जब भी साल होता है तो बहुत गर्म होता है करके। तो आपने आपने जब मानसून के बारे में लिखा तो आपने लिखा इस साल मानसून इसलिए कम हुआ क्योंकि एल नीनो का इफेक्ट था और ला नीना का इफेक्ट कंप्लीटली वाइप आउट हो गया था। ये एक सिंगल लाइन लिखने से उसको ये बता दिया आपने, मुझे एल नीनो के बारे में भी पता है, ला नीना के बारे में भी पता है, और मॉनसून पे इम्पैक्ट के बारे में भी पता है। आपने एक लाइन ऐसा लिख दिया। मतलब हम क्या है, हम उसको दिखाना चाहते हैं कि हमको पता है, और ये दिखाना एक कला है। जैसे इवन इंटरव्यू में भी आपसे 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटे का इंटरव्यू लेते हैं, बट आपको ये बता देना है कि आई हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी जिसके बेसिस पे आप मुझे सेलेक्ट करो, है ना। इसका मतलब हमारे हर एक वर्ड की वैल्यू है, हमारे हर एक लिखने वाले वर्ड का एक वैल्यू है, वेट है, हम उसको ऐसे ही जाया नहीं दे सकते। एनसीईआरटी एक बेस्ट आर्ट है। एनसीईआरटी का देखा जाए तो ये बेस्ट तरीका बताता है जिससे हम किसी भी सब्जेक्ट्स को कैसे लिखना है वो निकालते हैं। तो पहला चीज, व्हाई टू रीड एनसीईआरटी, फर्स्ट थिंग, क्योंकि किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने के लिए जो कि जीके बेस्ड है उसके लिए सबसे फाउंडिंग स्टोन बनाता है एनसीईआरटी। सेकंड रीजन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते आए हैं और गारंटेड वे पे आते आए हैं एनसीईआरटी। देखा जाए एनसीईआरटी आपको नॉट ओनली प्रीलिम्स में हेल्प करता है बट मुख्य परीक्षा में भी आपको हेल्प करता है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस मैंने जैसे बताया हमको 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो 250 वर्ड्स में आपको मेंशन करना ही है।
250 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 150 वर्ड्स, इससे ज़्यादा हमको एक्सीड नहीं करना है, क्योंकि वंस वी आर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट इट मीन्स वी विल लूज द मार्क्स, हमारे मार्क्स खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये इस एग्जाम में ऐसा होता है कि हम वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि 250 की जगह 260 नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट 250 की जगह 350 नहीं कर सकते हम। इससे दो नुकसान होगा, क्योंकि हमको अदर क्वेश्चन के लिए समय कम मिलेगा, पहला चीज, क्योंकि हम ज़्यादा लिख रहे हैं। और दूसरा नुकसान ये होगा कि एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आप अपने थॉट में क्लियर नहीं हो। जब स्पष्ट हम नहीं होते ना, तभी हम गोल गोल घुमा घुमा के लिखते हैं। तो इसलिए ये दो चीज़ें आइडेंटिफाई होती है इससे। दूसरा क्या है कि एनसीईआरटी अगर हमको नहीं पता है कि कैसे पढ़ाई करना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो सिंपल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 6 to 12, वो आपको ऑटोमेटिकली रास्ता बता देगा किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्लास 6 की बुक में या क्लास 7 की बुक में जिस तरीके से मेंशन किया गया है उसी तरीके से हमको पढ़ना है। हेल्प्स इन द ऑप्शनल, आप जब ना एनसीईआरटी बुक्स पढ़ोगे तो आपको ना कुछ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और कुछ सब्जेक्ट्स में कम इंटरेस्ट आएगा। तो अगर आपको वैकल्पिक विषय चुनने का अगर आपके एग्जाम में होता है, जैसे यूपीएससी में तो होता ही है, कुछ स्टेट पीएससी में ऑप्शनल चूज करना होता है, तो अगर आपको ऑप्शनल चूज करना है तो एनसीईआरटी आपको अलाउ करता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स का एक ग्लिम्स ले लो। उस सब्जेक्ट के ग्लिम्स लेने से आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे भूगोल अच्छा लगता है, मुझे हिस्ट्री अच्छा लगता है या पॉलिटी अच्छा लगता है। दैट्स वाई विदाउट थिंकिंग ऑफ, और बोलना चाहिए कि हम किसी ऑप्शनल के लिए बायस ना होके हम पहले सारे सब्जेक्ट्स को एक एक बार पढ़ लें एनसीईआरटी से, उसके बाद टॉपिक डिसाइड करें कि ये टॉपिक जो है या ये सब्जेक्ट जो है मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का है, और उसके बेसिस पे हम अपना ऑप्शन चूज करें। तो इसलिए दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल, चूजिंग द ऑप्शनल। अगर देखा जाए ऑप्शनल चूज करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ऑप्शनल ही आपको यूपीएससी के लास्ट जर्नी तक लेके जाएगा। ऑप्शनल में जितने मार्क्स उठते हैं उतना किसी भी सब्जेक्ट्स में नहीं उठता है, इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टॉपर्स के मार्क्स देखा जाए तो 1050 के आसपास होते हैं, 1050 के आसपास, और जिसमें उसमें से ऑप्शनल के मार्क्स 350 के आसपास होते हैं। मतलब 30 से 40%, 30 से 40% का वेटेज है आपके ऑप्शनल का मार्क्स के हिसाब से, जबकि 9 पेपर में सिर्फ 2 ही पेपर ऑप्शनल का होता है। तो इसका मतलब ऑप्शनल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन जहाँ पे ऑप्शनल का रोल है। देन ये जो बुक्स लिखी है ये ऐसे ऑथर्स ने लिखी है जिसकी बुक्स पढ़ने के लिए हमको 1000 रुपये खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत मोटी बुक होती है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। खुल्लर की बुक हमेशा से फेमस आते आई है। रोमिला थापड़ लो, आपने कभी सुना होगा हिस्ट्री के लिए, रोमिला थापड़ लो या बिपान चंद्र लो, ये लोग ऐसे राइटर्स हैं जिन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बुक, बढ़िया बढ़िया बुक लिखी है, और इन्हीं को एनसीईआरटी ने हायर किया कि आप हमारे लिए एनसीईआरटी बुक लिखो। तो ये लोगों का थॉट, सोच जो है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इनका रिसर्च है उसमें, ये रिसर्च करके उस चीज़ पे लिखे हैं। ठीक है, फिर होता है कि सॉलिड फाउंडेशन। फाउंडेशन अगर सही होता है तो किसी भी एग्ज़ाम के बेसिक्स क्वेश्चन को आप हमेशा से आंसर कर पाते हो। जैसे इस साल जो 16 जून को एग्ज़ाम आया था यूपीएससी का, उसमें एक चीज़ क्लियर बता दिया कि जिसका ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, भले एडवांस लर्नर नहीं है, जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वो इसमें 30 से 40 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता है, और 30 से 40 मतलब कट ऑफ के आसपास पहुंच गया आप। तो दो चीज़ें थी, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, वो ओनली फंडामेंटल्स पे ही थे, फाउंडेशन पे थे। अगर एनसीईआरटी पढ़े रहते और उसको अच्छे से आपने किया रहता तो आपका 30 से 40 क्वेश्चन हिल जाते हैं, हिल क्या जाते, करेक्ट होते। लास्ट होता है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी ये होता है कि कई बार हम बुक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये डेटा लिखा है, यहाँ पे ये आंकड़े लिखे हैं, यहाँ पे ये आंकड़े लिखे हैं, पर एनसीईआरटी में जो आंकड़े लिखे हैं, जो डेटा है, ब्लाइंडली यू कैन फॉलो इट, आप उसको फॉलो कर सकते हो। समटाइम्स इट हैपन्स कि वो थोड़ा पुराने आंकड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब उसका डेटा मेंशन करते हैं कि सपोज इंडिया का पॉपुलेशन इतना है, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हम मेंशन कर सकते हैं, तो देयर इज नो इशू। तो हम उसका ईयर मेंशन कर सकते हैं कि ये जो डेटा है एज पर 2011 सेंसस ऐसा है। तो इसलिए ऑथेंटिसिटी इस बुक की बहुत हाई है। अगर आपके पास स्टेट बोर्ड की बुक है, आईसीएससी की बोर्ड है और एनसीईआरटी की है,
तो एनसीईआरटी के बुक की ऑथेंटिसिटी सबसे टॉप लेवल की है, इसलिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो गो फॉर एनसीईआरटी। एक और लास्ट चीज़ है इस एग्ज़ाम में एनसीईआरटी को फॉलो करने का, और वो है कि इसमें जो डायग्राम लिखे बने रहते हैं एनसीईआरटी में, वो डायग्राम आप हैंड से ड्रॉ कर सकते हो। पर जितने एडवांस बुक होते हैं उसमें डायग्राम इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि जिसको आप बाई हैंड ड्रॉ नहीं कर सकते, समझो। इसलिए ना एनसीईआरटी के बुक के डायग्राम्स आप यूज करो आंसर राइटिंग में, और आंसर राइटिंग में वो बुक को वो डायग्राम को यूज करोगे, एक तो ऑथेंटिक भी है और दूसरा उसमें ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे, क्योंकि आपको वो ड्रॉ करना इजी है, कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स नहीं है, और वो उस हिसाब से बना है कि जो क्लास 11 के बच्चा जो समझ सके या 10th का बच्चा समझ सके। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एनसीईआरटीज, इसलिए एनसीईआरटीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब हर एक एनसीईआरटी में से कौन कौन सा चीजें देखने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो जैसे क्या है हिस्ट्री। हिस्ट्री को देखा जाए तो हिस्ट्री का एनसीईआरटी सर ने शायद बताया होगा, हिस्ट्री का एनसीईआरटी इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए बनाया गया है, रादर देन आपको नॉलेज देने के लिए बनाया गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का हिस्ट्री में इंटरेस्ट उतना अच्छा नहीं रहता, बट ओल्ड एनसीईआरटी को देखा जाए और न्यू एनसीईआरटी को देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस ये है, ओल्ड एनसीईआरटी में लाइक स्टोरी पूरा चीज़ बता दिया है, और नए एनसीईआरटी में उसको एपिसोड के फॉर्म में बता दिया है कि संथाल ने रिबेलियन किया, विद्रोह किया और लड़ाइयाँ की, और उसके कारण से ये जो जंगल में जिस तरीके का शोषण एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने किया, उसके अगेंस्ट में संथाल्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, इसमें ये सारे लीडर्स थे। तो उसने एक पिक्चर बना दिया, जंगल वंगल का पिक्चर बना दिया, जिसमें संथाल रिबेलियंस को दिखा दिया और बताया कि हम कैसे फाइट किया। इससे वो बताना चाह रहा था कि नॉट ओनली संथाल, जितने भी ट्राइब थे, जितने भी जनजाति थे, उनका किस तरीके से शोषण हुआ था, हिस्ट्री में क्या हुआ था, उस चीज़ को दिखाने के लिए एक छोटा सा एपिसोड उसने दिखा दिया। तो ये हमको इंटरेस्ट जनरेट किया कि हिस्ट्री में, इतिहास में, पास्ट में क्या हुआ था। वैसे ही देखा जाए हिस्ट्री के साथ एक चीज़ और अच्छी बात है कि अगर हम हिस्ट्री को ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो हमको पूरा सीक्वेंस पता चलता है, और न्यू एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो हमको बस एपिसोड्स पता चलते हैं। पर अगर जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, पर जिसको इंटरेस्ट ऑलरेडी है उसको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। वैसे देखा जाए हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत ही रिकमेंडेड बुक नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि उसमें एपिसोड के फॉर्म में दिया है, तो आपको सीक्वेंस या टाइमलाइन नहीं समझ आता है। जैसे टाइमलाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है हिस्ट्री से, बट क्या है, हमको इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, और किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट करना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर देखा जाए कि हिस्ट्री में जो फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज जानते हो कि जो चीज़ें सन लिखा रहता है, ये इतने साल में हुआ, इतने ईयर में हुआ था, वैसे फैक्चुअल नॉलेज के लिए काफ़ी है ये हिस्ट्री का एनसीईआरटी। सो दैट इज ओके। हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए एनसीईआरटी इज ओके बुक। अब ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए, अब ज्योग्राफी के हिसाब से एनसीईआरटी को देखा जाए या एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इट इज मोस्ट रिकमेंडेड बुक। क्योंकि क्या है, क्लास 11th का ज्योग्राफी की जो बुक है उसको बाइबल बोला जाता है एनसीईआरटी का, यूपीएससी एग्जाम का। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की 2 बुक, उसमें जिस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है वो ऑसम तरीके से। 2 बुक उसने बनाए हैं क्लास 11th का, और दोनों बुक बहुत ज़्यादा फंडामेंटल लेवल से ले जाके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाती है। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इतनी अच्छी बुक है कि इवन टेक्स्ट बुक भी ना पढ़ें हम लोग तब भी हमारा काम चल जाए क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक। वैसी एनवायरनमेंट की जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्लास 7 की एनवायरनमेंट बुक एक बहुत अच्छा फंडामेंटल वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है, क्लास 7 की एनवायरनमेंट की बुक। इसमें रिवर्स, माउंटेन्स या पासेस, नदियाँ, पर्वत और जो दर्रा होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छा मैप दिया है। उसके डायग्राम्स जो हैं बहुत क्लियर हैं, आपको सब इजीली अंडरस्टैंडेबल है। आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देखा जाए एनसीईआरटी भी रिकमेंडेड बुक है, पर्टिकुलरली 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का रोल बहुत छोटा होता है, तो हमको बहुत मोटी बुक या इसके लिए एक्सक्लूसिव बुक पढ़नी नहीं होती।
इसलिए आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी की 11th की बुक इज सफिशिएंट। सो दीज आर द थिंग्स। ज्योग्राफी के लिए बाइबल, मैप्स माउंटेन रेंजेस को देखने के लिए इजी है। एनवायरनमेंट की बुक इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि आपको हर साल एवरी ईयर 10 से 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एनवायरनमेंट से आ जाती है, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर का क्लास 11th की बुक दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द थिंग्स जो पढ़ना है आपको एनसीईआरटी की बुक से। पॉलिटी के लिए देखा जाए तो पॉलिटी के एनसीईआरटी से, खैर सर ने बता दिया होगा, ऐसे राइटिंग एक्सरसाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट एक चीज ध्यान रखना, पॉलिटी के एनसीईआरटी से नोट्स मत बनाना है तो एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत से ही बनाना। और इसमें पॉलिटी के एनसीईआरटी को थोड़ा फिलोसफिकल लाइन पे बनाया गया है, फिलोसफिकल लाइन पे थोड़ा सा दार्शनिक तरीके से बताया गया है, ताकि आप पॉलिटी का ग्लिम्स को समझो, हमारी जो शासन व्यवस्था है उसको अच्छे से समझो, बस इसका काम यही था। तो उसको जस्ट रीड इट एज एन इंपॉर्टेंट बुक। एज सच इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, पर इससे आपका सोच डेवलप हो जाता है, थॉट डेवलप हो जाता है पॉलिटी के एनसीईआरटी से। फिर है सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी कैसी है। सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी देखा जाए तो आपको ना इंडिया के कास्ट सिस्टम, क्लास के सिस्टम, डिप्राइव्ड सेक्शन, ऐसे सारे एरियाज जो हमारे सोसाइटी के छूट जाते हैं किसी कारण से, अब ज़्यादा शोषण होता है, या ऐसे क्लासेस या ऐसे वर्ण सिस्टम जो कि हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं पर डिप्राइव्ड हैं, वैसे चीज़ों को समझने के लिए सोशियोलॉजी का एनसीईआरटी बहुत हेल्प करता है। वैसे भी सोसाइटी का एक चैप्टर, सोसाइटी का एक टॉपिक स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी दोनों में है ना। और इंडिया में सोसाइटी इतना डाइवर्स है, डाइवर्सिटी को आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, इतना डाइवर्स है कि सोसाइटी का ये जो पार्ट है आपको फिलॉसफी प्लस प्रैक्टिकल चीज, दोनों चीज को समझने में हेल्प करेगा सोशियोलॉजी का एनसीईआरटी। इससे आपको ना सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल लेने में भी आपको हेल्प होगी। सोशियोलॉजी का अगर ऑप्शनल लेना चाहते हो, समाजशास्त्र का ऑप्शनल अगर लेना चाहते हो, तो उसमें भी आपको हेल्प होगी। तो सोशियोलॉजी का एनसीईआरटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट। आपको इसको देखना होगा कि हमारा समाज किस तरीके से विकास किया है, पास्ट में कैसा हमारा सोसाइटी डेवलप किया है, और हमारे सोसाइटी में ये सिस्टम कैसे बना। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है वुमेन का कंडीशन कैसे इवॉल्व हुआ सोसाइटी में, स्टार्टिंग फ्रॉम बोलना चाहिए कि सल्तनत टाइम से, मुगल के टाइम से, देन ब्रिटिशर के टाइम पे कैसे इवॉल्व हुआ। तो ये सारे चीज को समझने के लिए सोशियोलॉजी के एनसीईआरटीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द थिंग्स एनसीईआरटीज को पढ़ने का। अब हाउ टू रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, अभी क्या क्या पढ़ना है हमने देखा। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले व्हाई टू रीड एनसीईआरटी, व्हाई क्यों पढ़ना है। सेकंड व्हाट टू रीड, ये बता दिया। अब हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है एनसीईआरटी को। तो पढ़ने का तरीका ये है, पहला चीज कि एनसीईआरटी को आपको उतना टाइम देना है जितना टाइम आपके पास है। पहला चीज, जैसे अगर आप 2 साल बाद एग्जाम दोगे तो इसको ज़्यादा टाइम दो, पर अगर इसी साल एग्जाम दोगे तो 1 महीने में फिनिश करना है सारे एनसीईआरटीज को, ठीक है ना। तो इसलिए टाइमलाइन वैसा बनाना है जो कि आपकी कैपेबिलिटी एंड प्लानिंग को सूट करे। ऐसा भी ना हो कि आपको इस साल एग्जाम देना है पर आप समझ नहीं रहे हो, बस आगे बढ़ रहे हो, ऐसा भी ना हो। समझते हुए पढ़ना है, पर टाइमलाइन फिक्स करना है, एक महीने में इसको ख़त्म करना है, बस समझते हुए ख़त्म करना है। और जिनके पास ज़्यादा समय है वो 8 महीने ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, एनसीईआरटी पढ़ने से सबसे ऑप्टिमल वे तैयारी करने का ये है कि कुछ भी पढ़ो तो पहले लाइन पे अंडरलाइन करो। जब हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप अंडरलाइन करना चालू करो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, रादर देन नोट्स मेकिंग करो। नोट्स मेकिंग मत करो, अंडरलाइन करो। अब सेकंड रीडिंग में क्या करो, जिसको आपने अंडरलाइन किया है उस अंडरलाइन पोर्शन में से आप देखो कि कहीं गार्बेज तो नहीं अंडरलाइन कर दिया, ऐसे चीज को अंडरलाइन कर लिया जो कि आपको बाय डिफॉल्ट पता है। तो पहले रीडिंग में पेंसिल से आपने अंडरलाइन किया, सेकंड रीडिंग में आपने क्या किया कि देखा कि यार मैंने ऐसे चीज को अंडरलाइन कर दिया जो कि मुझे पता था, तो उसको हटा दिया। तो आपके पास जो अंडरलाइन पोर्शन है वो एक प्रकार से एक नोट्स बन गया आपका, कि मुझे उसी पार्ट को रिवाइज करना है, और उस अंडरलाइन पोर्शन से मुझे पूरा पेज रिवाइज हो जाना चाहिए। यही टारगेट है एनसीईआरटी का। आप अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करने के बाद दोबारा जब रिवाइज करते हो तो अंडरलाइन पोर्शन को हटा दो, कुछ अंडरलाइन, सिर्फ इंपॉर्टेंट अंडरलाइन को रहने दो।
इससे आपको याद हो जाएगा कि इतना चीजें ही उसमें एनसीईआरटी से पढ़ना है। तीसरा है उस अंडरलाइन पोर्शन से नोट्स बनाओ। अब थर्ड लेवल पे आपको नोट्स बनाना है। क्रिस्प नोट्स ऐसा होना चाहिए कि एक बुक से 10 पेज से ज्यादा एनसीईआरटी 10 पेज से ज्यादा नोट्स नहीं बनना चाहिए। एक बुक से जो कि 100 पेजेस के हैं उसमें 10 पेजेस से ज्यादा नोट्स नहीं होना चाहिए। और फ्यूचर में दोबारा उस एनसीईआरटी को पलट के नहीं देखना है, आपके नोट्स ही काफी होंगे। तो एक बुक का 10 पेज का नोट्स तैयार करना है, उस 10 पेज से ही आपको रिवाइज करना है, फ्यूचर में दोबारा आपको उस एनसीईआरटी को देखना नहीं है। तो ये हुआ एनसीईआरटी को फिनिश कैसे करना है, ठीक है ना। दिस इज हाउ टू रीड एनसीईआरटीज। फर्स्ट अंडरलाइन करो, सेकंड कुछ अंडरलाइन पोर्शन को रिमूव करो, थर्ड उस अंडरलाइन पोर्शन को नोट्स बनाओ 10 पेजेस का। इन दिस मैनर व्हाट विल हैपन, जैसे करीब 12 से 15 एनसीईआरटी ऐसी होती है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो 12 से 15 एनसीईआरटी मानो तो 150 पेजेस का आपके पास नोट्स बन गया। पूरे एनसीईआरटी को हटा दो, 150 पेज बस आपके पास हो गया। उस 150 पेज से रिवाइज करो, दैट्स सफिशिएंट, दैट्स ओके, ठीक है ना। तो ये हुआ एनसीईआरटी को हाउ टू फिनिश। हाउ टू स्टार्ट मैंने बताया एंड हाउ टू फिनिश ये दोनों चीज बता दी। अब उस जो 150 पेज का बनाया है आपने, उसको एक मंथ में एक बार रिवाइज करो। जो आपने पर पेज बनाया है 150 पेज, उसको एक मंथ में एक बार रिवाइज करो। ये आपका उस लेवल पे होना चाहिए कि वो जो एनसीईआरटी की क्लास 6 से जो 12th की बुक है वो 4 से 5 घंटे में आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। 4 से 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और लेटर ऑन इसका भी टाइम कम होता जाएगा। ये 4 से 5 घंटा का टाइम धीरे धीरे करके 2 घंटा होता जाएगा। इसको रिवाइज करते जाना है और बस ये करना है, एग्जाम से पहले आपको वो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको याद रखना है ताकि वो प्रीलिम्स में आपको यूजफुल हो सके और मेंस में रिप्रोड्यूस कर सको, उसको लिख सको। तो एक चीज कंफर्म है कि जब फर्स्ट रीडिंग करोगे आप 150 पेज का, तो हो सकता है 10 से 12 घंटे लगे, पर लेटर ऑन वो 4 से 5 घंटा और लेटर ऑन वो 2 से ढाई घंटे में खत्म हो जाएगा। आप सोचो 6 से 12th का एनसीईआरटी अगर आप 2 घंटे में खत्म कर पा रहे हो, इट इज एन अचीवमेंट फॉर यू, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग। तो ये है आपका एनसीईआरटी का स्ट्रेटेजी और यही आपको रिजल्ट देगा एनसीईआरटी के लिए। मतलब आपको एग्जाम के लिए ये बहुत अच्छा आपको बोलना चाहिए कि एक पाथवे दे देगा, क्योंकि आपके 20 से 30 क्वेश्चंस आपके हिलने वाले हैं इससे। अब आते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी की, आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, इसकी बुक से। क्लास 6 का भी ज्योग्राफी की एक बुक है जिसको हम भूगोल की क्लास में करेंगे, पर शाम को एनवायरनमेंट की क्लास चल रही है तो कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि मैं उड़ा के लेके जाता हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि हमको उड़ाना भी है, इस साल ख़त्म करना भी है, तो वो कंसेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो ये बुक है आवर एनवायरनमेंट। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम GOIS वेबसाइट। एनसीईआरटी सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो या एनसीईआरटी के वेबसाइट में जाके ये डाउनलोड हो जाती है। क्लास 7 की ये बुक होगी। मेक श्योर यू आर डाउनलोडिंग द लेटेस्ट वर्जन। आप एनसीईआरटी के साइट से देखो, इट इज रिटन रीप्रिंट 24-25, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसी साल की बुक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल हो जाती है। इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपके पास 3 साल का टाइम हो। आप यहाँ पे आते हो सीधा दिस वन। तो हमको क्या क्या पढ़ना है हम देखते हैं। पहले हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज पर्यावरण, व्हाट इज एनवायरनमेंट। फिर हम पृथ्वी के अंदर में, अर्थ के अंदर में जाके देखेंगे कि हमारा अर्थ कैसा है। एनवायरनमेंट में अर्थ को डालने का क्या पर्पस है। तो देखा जाए कि एनवायरनमेंट क्या होता है, अगर जब हम समझेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा कि हमारा अर्थ इज द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमारा पृथ्वी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। फिर तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा जो अर्थ है उसका जो डायनामिक्स है, उसकी में जो प्रकृति है, हमारी पृथ्वी की प्रकृति लगातार चेंज हो रही है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला कि हमारा अर्थ इज़ द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमारा
अर्थ जो है लगातार चेंज होता जा रहा है, इससे क्या इफ़ेक्ट होगा उसको हम समझेंगे। फिर हमारे एनवायरनमेंट के अदर पार्ट हैं, एयर, हवा, वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। वाटर, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट का एक और पार्ट होता है, वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग पढ़ेंगे मानव का पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट सिर्फ नेचर नहीं बनाता, एनवायरनमेंट ह्यूमन भी बनाता है, तो उसको भी हम समझेंगे। जैसे हमारे सराउंडिंग में टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, हमारे सराउंडिंग में कम्युनिटी हॉल है जहाँ पे हम शादियाँ वगैरह करते हैं, ये सब भी हमारे पार्ट के एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। बट क्या नेचुरल है ये? नहीं है ना, आर्टिफिशियल है। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। फिर देखा जाएगा कि कुछ एक एग्जाम्पल देखा जाएगा कि ऐसा एनवायरनमेंट जो कि एक्सट्रीम फॉर्म में होता है, जैसे कि रेगिस्तान में, डेजर्ट में, वहाँ पे लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे जीवन कैसे आगे बढ़ता है, ये सारे चैप्टर्स को हम देखेंगे। तो पहला चैप्टर पे आते हैं, एनवायरनमेंट वाले चैप्टर पे आने दो उसको। तो इसमें जो इसकी भूमिका बांधा है इसने, इस चैप्टर में, इसमें ये दिखाया है, दो स्कूल के बच्चे बात कर रहे हैं। एक बच्ची जो है वो केरला की है और एक बच्चा जो है वो राजस्थान का है। ये दोनों बात कर रहे हैं कि आपके गांव में क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। तो वो बच्ची बोलती है, जो कि केरला की है, वो बोलती है मेरे सराउंडिंग में हरे भरे पेड़ हैं, पूरा लश ग्रीन वेजिटेशंस हैं, मेरे सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा पानी है, जगह जगह झील दिखती है, लेक्स दिखती हैं, और मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, बहुत सारे पर्वत श्रृंखला हैं। कौन बता रही है? हाँ, नहीं, कौन सी बच्ची? केरला वाली बच्ची बोल रही है कि मेरे सराउंडिंग में ये सारी चीज़ें दिखती है, कि पेड़ पौधे बहुत हैं, हरे भरे चीज़ें हैं, और बहुत टाइप के जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना है हमारे सराउंडिंग में। मेरे पास में एक ओशियन है, समंदर है ना, जहाँ पे समुद्र की लहरें आती हैं, कोस्टल एरिया है, समुद्री तट है। तो इसने बोला, जो लड़का है उसने बोला मेरे सराउंडिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है। उसने बोला मेरे आसपास में जो दिखता है उसमें पूरे हर जगह रेत ही रेत, सैंड ही दिखता है। मेरे को हार्डली कोई ग्रास या पेड़ दिखता है, कोई भी घास या पेड़ नहीं दिखता मुझे पानी भी बहुत कम दिखता है, वाटर बॉडीज़ भी बहुत कम दिखते हैं। हाँ, पर मुझे कैमल दिखता है, ऊँट दिखता है। तुम्हारे यहाँ ऊँट दिखता है? तो बोले नहीं, ऊँट मेरे यहाँ नहीं दिखता है, मेरे यहाँ हाथी दिखते हैं। केरला वाले बोलते हैं कि मेरे यहाँ हाथी दिखते हैं, पर मेरे यहाँ ऊँट नहीं दिखता है। तो उसने बोला, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ये ऊँट कैसा दिखता है करके। तो केरला वाले ने बोला ऊँट कैसा दिखता है? अरे ऊँट ऐसा होता है जिसका लंबे लंबी टांगे होती हैं, है ना, देखा उसको 30 दिन तक बिना पानी के वो रह सकता है करके। अच्छा ऐसा है, तो कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है, भूरे कलर का होता है। तो इसने बोला कि मैंने तो एलिफेंट देखा है, मेरे घर में कई बार आता है महावत और एलिफेंट लेके जाता है, तो मैंने तो एलिफेंट देखा हुआ है। वैसे भी राजपूत जो थे वो ऊँट भी यूज़ करते थे और हाथी भी यूज़ करते थे, है ना। तो जो राजस्थान वाले लड़के ने बोला कि मैंने तो हाथी देखा है, और ये हाथी मेरे ऊँट से अलग है। तो कैसे अलग है? क्योंकि ये जो हाथी है ये ब्लैक कलर का है, आपका ऊँट ब्राउन कलर का है, और मेरे हाथी को पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत पानी पीता है, कई बार वो तो पानी में नहाता रहता है। छोटा हाथी जो होता है, जो हाथी का बच्चा होता है, उसको सूंड से पानी निकालने का वो नहीं सिखा रहता, पर जो बड़ा हाथी होता है वो सूंड से पानी निकाल के अपने ऊपर डाल देता है। तो छोटा हाथी को पानी पीने के लिए वो मुंह का इस्तेमाल करता है ना, क्योंकि वो सीखता नहीं है कि कैसे ट्रंक से वो पानी को पी सके। तो उसने बोला आपको इतना डिटेल कैसे पता है? तो उसने बोला कि मेरे सराउंडिंग में पानी बहुत कम रहता है, राजस्थान वाले के सराउंडिंग में पानी बहुत कम रहता है। तो मैं जब गया था घूमने के लिए, तब मैंने देखा कि जो हाथी है गर्मी के दिन में पानी के आसपास ही रहता है। तो उसने बोला कि ये हाथी के इतने बड़े कान दिखता है मुझे, हाथी में इतने बड़े बड़े कान होते हैं, जबकि हम राजस्थान में देखते हैं तो कोई भी एनिमल के इतने बड़े बड़े कान नहीं होते, इतने कान बड़े नहीं होते। तो उसने एक सोचा कि इतना बड़े बड़े कान से उसको क्या बेनिफिट मिलता होगा, एक हाथी को, कि कान इतने बड़े हैं उसको क्या बेनिफिट मिलता होगा? तो ज़्यादा सुनाई देता होगा,
तो ज़्यादा सुनाई तो ऐसी बात नहीं है। मतलब एक चीज़ कन्फर्म्ड है कि हाथी के आसपास में ऐसा पर्यावरण है जो कि उसके कान के साइज के साथ परफेक्ट संतुलन में है, बैलेंस में है। और कैमल के साथ क्या था, कैमल बिना पानी के क्यों रह जाता है, क्योंकि उसके पास पानी ही नहीं है आसपास। तो वो उसके पास ऑप्शन क्या है, पानी ही नहीं है। तो उसी समय टीचर आए, टीचर ने बोला आप दोनों जिस जिस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो वो इन्वायरमेंट आपका अपना है। मतलब क्या है, किसी का भी पर्यावरण होता है वो उसका इंडिविजुअल का पर्यावरण होता है, एक आदमी का पर्यावरण होता है। इस आदमी का पर्यावरण मेरे पर्यावरण से अलग हो सकता है। तो उन्होंने बोला क्या नेचर जो होता है हमेशा से नेचुरल होता है, पर्यावरण हमेशा से क्या प्राकृतिक होता है? तो पहला टीचर ने बोला कि आपके सराउंडिंग में आप जो भी चीज़ देखते हो दैट इज़ द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। आपके साइड में जो जो भी चीज़ देखते हो वो आपके पार्ट, एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो बच्चे से पूछा आपने क्या क्या देखा, तो उसने बोला वही मेरे आसपास पे तो रेगिस्तान है, कैमल है ना, और दो चार बावड़ी है जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं, वो सारा चीज़ मैंने देखा है। तो क्या ये मेरा पर्यावरण है? यस, इट इज़ योर एनवायरनमेंट। तो केरला की बच्ची ने बोला मैंने तो ग्रीनरी देखा है, क्या वो मेरा पर्यावरण है? यस, इट इज़ योर एनवायरनमेंट। तो क्या हम दोनों का एनवायरनमेंट अलग है? यस, दोनों का एनवायरनमेंट अलग है, क्योंकि एनवायरनमेंट इमीडिएट सराउंडिंग की बात करता है ना। मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे एनवायरनमेंट में माउंटेन रेंज है? नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक पर्वत की श्रृंखलाएं नहीं है। तो मैं नहीं बोल सकता कि मेरे सराउंडिंग में एनवायरनमेंट माउंटेन है। पर मेरे एनवायरनमेंट में क्या क्या है, मेरे एनवायरनमेंट में बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। तो ये क्या बिल्डिंग भी एनवायरनमेंट का पार्ट है? या टेबल चेयर जो दिखता है वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट है? या जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी मेरे एनवायरनमेंट के पार्ट है? तो टीचर ने बोला यस, ये सारे एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। बस एक ही डिफरेंस है, कुछ एनवायरनमेंट प्राकृतिक तौर पे बना रहता है, नेचुरल तौर पे बना रहता है, और कुछ एनवायरनमेंट कैसा होता है, कृत्रिम तौर पे मैन मेड होता है, ह्यूमन बनाता है। जैसे ये टेबल चेयर है, इसको किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। बट जो वाटर बॉडी है, तालाब भी छोड़ दो, झील है ना, जो लेक्स हैं, ट्रीज हैं, वो नेचुरल इन्वायरमेंट है। तो उसने बोला कि क्या सजीव और निर्जीव, क्या लिविंग बीइंग एंड डेड, ये दोनों ही पार्ट हमारे एनवायरनमेंट के हैं? तो उसने बोला यस, क्योंकि ये जो फर्श है, या तो जहाँ पे स्कूल का बिल्डिंग है या गाड़ियाँ हैं, वो भी तो एनवायरनमेंट का पार्ट है। पर वो जीवित है? नहीं है, वो निर्जीव है। इसका मतलब डेड या नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एंड लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। फिर राजस्थान वाले ने बोला सर इस साल मेरे यहाँ बारिश अच्छी हुई, जबकि इतना बारिश होती नहीं थी। तो उसने बोला हाँ, इसलिए हमको पर्यावरण पढ़ना है कि क्यों राजस्थान में पानी अचानक से ज़्यादा बढ़ गिरने लगा, और क्यों किसी जगह पे रेगिस्तान जैसी परिस्थिति आने लगी। पहले कभी वो ड्राई था, अब बारिश हो गई। जैसे राजस्थान में हमेशा से ड्राई एरिया रहा, इसलिए उन लोग क्या है, कुआं बना बना के पानी को स्टोर करने की आदत थी। बट केरला में बहुत ज़्यादा पानी है सराउंडिंग में, पर उनको स्टोर करने की हैबिट नहीं है। तो इन्वायरमेंट में देखा जाए कि जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे ही मानवीय एक्शन हो जाते हैं, मानवीय क्रियाएं हो जाती हैं। मानवीय क्रियाएं का दो तरीके की होती है, मानव की गतिविधि और मानवीय क्रियाएं, एक्शंस ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन्स एक्शन। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। जैसे हम बोलते हैं कि मानवीय क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मानव चाहे न चाहे करना पड़ता है, जिसको ह्यूमन एक्शन बोलते हैं। जैसे क्या है, हमको सोना है तो सोना ही पड़ेगा, है ना। हम क्या अपने आप को रोक सकते बिना सोए? नहीं रोक सकते। हमको भूख लगी है तो खाना ही पड़ेगा। तो ये सब क्या है, मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्शन, जो कि वॉलंटरली या इनवॉलंटरली करना ही पड़ता है। तो हम चाहे ना चाहे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। क्यों मॉडिफाई करते हैं? क्योंकि भाई हमको सोना है तो बेड चाहिए, तो बेड बनाने के लिए हम ऐसा अरेंजमेंट कर लें ताकि सोने में तो हेल्प होगा। तो ये जो क्रियाएं हैं क्या मेरे एनवायरनमेंट को चेंज करती हैं? करती हैं, है ना। क्योंकि मुझे खाना चाहिए, तो खाना चाहिए तो हर समय मैं रात को हंटिंग है, शिकार के लिए तो जाऊंगा नहीं, हंटिंग के लिए जाऊंगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक बकरी बांध के रखूंगा। बकरी बांध के रखने से क्या बेनिफिट होगा कि भाई कल के दिन रात को भूख लगेगी तो मैं मार के तो खा जाऊंगा उसको।
तो मैंने क्या किया, नेचर में कुछ मॉडिफिकेशन किया ताकि मेरा जो प्रकृति है वो वो मेरे लिए सुटेबल हो जाए। तो इसलिए मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्शन मॉडिफाई करता है इन्वायरमेंट को, सो दैट हमारी आवश्यकताएं, नीड जो हैं, फुलफिल हो सके। और कुछ एक्शंस हम ऐसे करते हैं जिसको एक्शंस ऑफ ह्यूमन बोला जाता है, जिसको मानव की क्रियाएं बोला जाता है। मानवीय क्रियाएं नहीं, मानव की क्रियाएं, जो कि हम करते हैं जानबूझ के ताकि हम लग्जरी उठा सकें, है ना, हम बोलना चाहिए कि ऐश्वर्य में जी सकें। जैसे हमारे लिए बेड, पैरा वाला जो बेड है वो भी चलेगा, है ना, नींद तो आनी चाहिए, तो पैरा भूसा लगा दिए, उसमें सो गए, उससे भी नींद आ जाती है। एक खाट में भी नींद आ जाती है, पर हमको चाहिए गद्दा वाला, उसमें भी ऑर्थोपेडिक वाला गद्दा वाला, जिसमें मेरा बोन का प्रॉपर शेप हो। मुझे चाहिए एसी सोने के लिए, मुझे चाहिए पंखा सोने के लिए। तो मैंने अपने सुविधाओं को इस लेवल तक बढ़ा दिया ताकि मुझे नींद आए, पर किस कॉस्ट पे? किस कॉस्ट पे? इन्वायरमेंट के सारे चीज़ों का दोहन करके, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके मैंने अपने लिए यूज़ किया, अपने सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यूज़ किया। तो यहाँ पे ज़रूरत क्या थी? आवश्यकता और चाह में एक डिफरेंस हो गई। मेरी ज़रूरत और मेरी चाह, नीड एंड वांट में एक बेसिक डिफरेंस है। नीड ऐसा था जो मेरी ज़रूरत थी, किस लिए? मानवीय क्रियाओं को करने के लिए, ह्यूमन एक्शंस को करने के लिए। पर मेरी जो चाह है कि मैं आराम से जीऊँ, आराम से रहूँ, उसके लिए मैंने एनवायरनमेंट का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया। तो यहाँ पे हमने पर्यावरण में संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज एक आदमी अच्छे से रह सके। तो इसलिए जो टीचर हैं उन्होंने बोला कि हमने अपने एनवायरनमेंट को बहुत खराब किया। तो उसी समय एक बच्चे ने बोला, हाँ सर, जहाँ पे मेरा आसपास में प्लेग्राउंड था, वो प्लेग्राउंड मैं बहुत खेलने के लिए यूज़ करता था, मेरे साथ में बच्चे लोग खेलते थे। वहाँ पे कई बार जब हम लोग नहीं खेलते तो गाय भैंस आके चरते थे, उसमें ग्रेजिंग करते थे। तो वैसा मैं देखता था। अचानक से वो पूरा पेड़ को हटा दिया गया, घास का मैदान हटा दिया गया और एक बड़ी बिल्डिंग बना दी गई। अब मेरे पास खेलने के लिए मैदान नहीं है और गाय भैंस को चराने के लिए चारागाह नहीं है, ग्रेजिंग लैंड नहीं है। तो क्या ये एक्शंस ऑफ ह्यूमन है? कि ह्यूमन एक्शंस है? ये मानवीय क्रिया है कि मानव की क्रियाएं हैं? मानव की क्रियाएं, एक्शंस ऑफ ह्यूमन। ये है एक्शंस ऑफ ह्यूमन कि हमने, वो लैंड की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने बड़ी सी बिल्डिंग बना दी और हमने नेचर को खराब किया, डिस्टर्ब किया। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें चेंज हो रही है, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो पर्यावरण में किस लेवल का नुकसान हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट हमको क्या देता था। इन चीज़ों को समझने के लिए ये चैप्टर है। तो हम डेफिनेशन समझते हैं, व्हाट इज अवर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का एक डेफिनेशन इसमें दिया गया है कि एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। देखो क्या लिखा है, जीवन जीने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, दैट इज द एनवायरनमेंट। लिखा है बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लग्जरी नहीं बोला है ना। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, हमारे जीने के लिए हवा, ऑक्सीजन देता है, पानी देता है, खाने के लिए भोजन देता है। सो दीज आर द थिंग्स विच हेल्प्स अस टू लिव। जीने के लिए आवश्यक जरूरतें जो है पूरी करता है हमारा एनवायरनमेंट। तो हर किसी का एनवायरनमेंट उसको जीने के लिए हेल्प करता है। अगर उसका एनवायरनमेंट उसको जीने के लिए हेल्प नहीं करेगा तो उसका एनवायरनमेंट को उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे एनिमल पानी के पास रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि एनिमल को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो जो एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं होता, हम क्या करते हैं? वहाँ से दूर हट जाते हैं। पास्ट में जितने सिविलाइजेशन हुए हैं, है ना, जितनी भी संस्कृतियाँ जन्म ली हैं, वो सिविलाइजेशन हमेशा से किसके पास हुई हैं? रिवर्स के पास। चाहे इंडस वैली ले लो, सिंधु घाटी सभ्यता, या तो मगध वाला एरिया ले लो जहाँ पे पाटलिपुत्र था, है ना, वो गंगा नदी के पास था। तो हर एक सिविलाइजेशन किसी न किसी रिवर के पास होती है।
अफ्रीका का सिविलाइजेशन, अफ्रीका की जो सभ्यता है वो नील नदी के पास डेवलप हुई। तो इसलिए क्योंकि इजिप्ट में मिस्र जानते हो ना, इजिप्ट मिस्र जहाँ पे पुराने पिरामिड्स मिलते हैं, वो इजिप्ट में जो नदी बहती है वो कौन सी है? नील नदी, नाइल रिवर। इसका मतलब ह्यूमन के लिए भी सराउंडिंग्स क्या होना चाहिए? ये बेसिक सपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए, पानी, हवा और लैंड, ये तीन चीजें होनी चाहिए। तो देखो, ह्यूमन का इन्वायरमेंट या नेचर का इन्वायरमेंट दो टाइप में डिवाइड हो सकता है। पहला है जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में हमको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, लैंड चाहिए और लिविंग बींग्स चाहिए। पानी का तो श्योरली रिक्वायरमेंट है, इसको हम जल मंडल बोलते हैं या हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। क्या जो तालाब है दैट इज द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर? क्या पॉन्ड एक हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है या जल मंडल का पार्ट है? एक पॉन्ड जो है, एक तालाब जो है, क्या वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है? हाँ, जल मंडल का पार्ट है हमारे, ना। और क्या नदी है, रिवर जो है, यस, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। इसमें स्फीयर लिखा है ना, मतलब मंडल, है ना। एटमॉस्फेयर, हवा, जो भी हमारे सराउंडिंग में एयर है वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या मार्स के एटमॉस्फेयर से अलग है? मंगल के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल अलग है? अलग है। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलता है ना। उनके एटमॉस्फेयर में दूसरा चीज मिलता है, हाइड्रोजन मिलेगा, मीथेन मिलेगा। तो हमारा एटमॉस्फेयर मार्स के एटमॉस्फेयर से अलग है ना। तीसरा है लैंड, लिथोस्फीयर को बोलते हैं, स्थल मंडल हम इसको बोलते हैं, लैंड। हमारा लैंड क्या मून के लैंड से अलग है? चंद्रमा के स्थल से हमारा लैंड अलग है? किस मामले में अलग है? हाँ, न्यूट्रिशन। तो पोषक तत्व हमारे लैंड पे, अर्थ में ज़्यादा है। और क्या ज़्यादा है? नमी, मॉइस्चर। हमारे मिट्टी में नमी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है। ज़्यादा है क्या? है। मून में मोस्ट ऑफ द जगह पे नहीं है। तो हमारी मिट्टी में या हमारे स्थल मंडल में दो चीज़ें हैं। पहला चीज़, ऐसा सॉइल, ऐसा मिट्टी जो उपजाऊ है, और ऐसा सॉइल जिसमें नमी है, मॉइस्चर है। मून में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमारे एटमॉस्फेयर में एक चीज़ यूनिक है, वो है ऑक्सीजन। मून में है? नहीं है। मून में तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। मार्स में है, एटमॉस्फेयर है बट ऑक्सीजन नहीं है। तो हमारा एटमॉस्फेयर रिलेटिवली अलग है। लिविंग थिंग्स, ये जो चीज़ सबसे यूनिक बनाती है हमको पूरे यूनिवर्स में, वो है जीवन। जैसे देखा जाए पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे रेयर मिलता है, सबसे कम मिलता है, वो सोना चांदी नहीं है, ना हीरा है। जो सबसे रेयर है वो है लकड़ी। वुड जो है हमारे यूनिवर्स में सबसे यूनिक है, क्योंकि लकड़ी या वुड किससे बनता है? हाँ, पेड़ से, जीवन से। और जीवन तो हर जगह है नहीं। इसका मतलब कोयला, क्योंकि लकड़ी से ही कोयला बनता है। इसका मतलब कोयला या कोल यूनिक है हमारे अर्थ का और पूरे यूनिवर्स का, क्योंकि जहाँ पे लाइफ नहीं है वहाँ पे जंगल नहीं है, वहाँ पे लकड़ी नहीं है, वहाँ पे कोयला नहीं है। ठीक है ना। सो दैट्स वाई सबसे यूनिक चीज हमारे पूरे यूनिवर्स में वो है वुड, जबकि हमारे अर्थ में बहुत कॉमन है। कई कई ऐसे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स नहीं बोलना चाहिए, कई कई ऐसे सैटेलाइट हैं, मून है, हमारा मून के अलावा दूसरे जगह पे जो मून होते हैं उसमें बल्क अमाउंट में गोल्ड एंड सिल्वर है। तो यूनिक नहीं है। डायमंड भी बहुत हैं, पर क्या चीज़ नहीं है? लकड़ी नहीं है, वुड नहीं है। ठीक है, दैट इज यूनिक टू अस। तो ये तो हुआ नेचुरल एनवायरनमेंट। पर ऐसे भी एनवायरनमेंट होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं। जैसे हमको खेलने के लिए वो ग्राउंड तो खत्म हो गया बच्चे लोगों के खेलने के लिए, पर गार्डन हमारे पास आ गया, पार्क बन गया जहाँ पे झूले हैं, बच्चे खेल सकते हैं। ब्रिजेस हो गया, रोड्स हो गया, मोन्यूमेंट्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ये सारे हमारे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हैं। तो एनवायरनमेंट दो टाइप का हुआ, एक मानव के पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट, और एक है नेचुरल एनवायरनमेंट।
इसके अलावा भी हमारे एनवायरनमेंट कुछ होते हैं, जैसे इलेक्शन हुआ, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। हम बोलते हैं अभी इंडिया में चुनाव का दौर चल रहा है, चुनावी पर्यावरण चल रहा है, नहीं चुनावी बोलना चाहिए, माहौल चल रहा है, तो वो एनवायरनमेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। कभी कभी स्पोर्ट्स का, अभी स्पोर्ट्स का चल रहा है, वही सेमीफाइनल जीत गए हम, अब तो स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट चल रहा है। तो हमेशा से कोई ना कोई एक्टिविटी भी एनवायरनमेंट का पार्ट होती है। अब देखो, ह्यूमन एक अलग पार्ट है और ह्यूमन की एक्टिविटी एक अलग पार्ट है। जैसे हमारे यहाँ अगर कुंभ का मेला चल रहा है, तो हमारे यहाँ वो एक्टिविटी चल रही है, वो भी पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, जो कि टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है। टेंजिबल इंटेंजिबल मतलब जिसको छुआ जा सकता है कि नहीं छुआ जा सकता। किसी एक्टिविटी को छुआ जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता। आप फील कर पाते हो कि अभी त्योहार का माहौल है। जैसे कामाख्या नदी, कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल जानते हो, एक कामाख्या एक शक्तिपीठ है ना, जो कि हमारे यहाँ कितने शक्तिपीठ हैं? दोनों गलत है। हाँ, कितने शक्तिपीठ है हमारे यहाँ? शक्तिपीठ समझते हो? यहाँ पे कोई शक्तिपीठ है? 51 है सर। 51, 51 कितना? और कामाख्या मंदिर 11-12 याद कर रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 51 शक्तिपीठ है। उस शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ कौन सा है? कामाख्या। कामाख्या कहाँ पे है? असम। आसाम में। आसाम में कामाख्या एक टेम्पल है। ऐसा बोला जाता है कि जब शिव जी का अपमान हुआ था, तो सती माता ने आत्मदाह करने की कोशिश की, है ना। उसके कारण से शिव जी ने गुस्सा होके उनको कंधे पे ले गए और मतलब तांडव करने लगे ऐसा। तो उसमें विष्णु जी का सुदर्शन चक्र से उनके कई पार्ट हुए सती माता के, और उनका हर एक पार्ट कहीं ना कहीं गिरा है ना। तो जैसे दंतेश्वरी में दांत गिरा है ना, तो ऐसी सभी जगह। तो कामाख्या जो टेम्पल है, वहाँ पे जो माता है उनका वजाइना, योनि जो है, वो वहाँ पे गिरा है। इसके कारण से वहाँ पे जितने भी तंत्र मंत्र आकर्षण वाला जो भी होता है ना, सारा उस टेम्पल पे होता है। तो जैसे कि एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म आता है, वैसे ही माता का जब मासिक धर्म आता है कामाख्या टेम्पल में, उस समय एक मेला लगता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला, है ना। अम्बुबाची मेला अभी चल रहा है। अब अम्बुबाची मेला में जितने भी पूरे इंडिया के जितने तांत्रिक वगैरह हैं, सब उधर ही पहुंचे रहते हैं। उसमें बोला जाता है, क्योंकि असम के बगल से जो नदी बहती है, उसका नदी का नाम क्या है? नहीं, नदी का नाम, रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि उसके बगल से बहती है। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय वो रेड कलर का हो जाता है ना, रेड कलर का हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो खैर, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमको ना एक डेलिकेट बैलेंस बनाना है माइथोलॉजी और रियलिटी में। हाँ, हमको ये जानना जरूरी है कि वहाँ पे शक्तिपीठ है, पर उसका माइथोलॉजिकल रीजन जानना जरूरी नहीं है कि उसके पीछे स्टोरी क्या है, हमको जानना जरूरी है। हमारे लिए क्या जानना जरूरी है? ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से जाती है। हमको ये जानना जरूरी है कि आसाम वहाँ पे, आसाम में ये है। हमको एक और चीज़ जानना जरूरी है कि अम्बुबाची मेला, जो कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अम्बुबाची मेला 3-4 दिन का ये मेला होता है। तो ये जो मेला है, ये क्या ह्यूमन का एनवायरनमेंट है? यस, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी है जो कि ह्यूमन का एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एक चीज ध्यान रखो, पर्यावरण या एनवायरनमेंट हमेशा से जीवित चीजों का होता है, लिविंग थिंग्स का होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं होता। हम इसको बोल सकते हैं इस कैमरा का एनवायरनमेंट कैसा है? नहीं बोल सकते। लिविंग थिंग्स का एनवायरनमेंट हम बोल सकते हैं उस टाइगर का एनवायरनमेंट को सही रखना है, तो लिविंग थिंग्स का एनवायरनमेंट होता है। लिविंग थिंग्स के एनवायरनमेंट में जैविक एंड अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों फैक्टर रोल प्ले करते हैं। जो लैंड है वो जीवित है कि अजीवित है? अजैविक है, जैविक है, बायोटिक है, अबायोटिक है? लैंड अजैविक, अबायोटिक। वाटर अबायोटिक। ऑक्सीजन अबायोटिक, अजैविक। बैक्टीरिया बायोटिक, जैविक। तो हमारे एनवायरनमेंट में दो चीजें हैं, बायोटिक, अबायोटिक। मशरूम बायोटिक, जैविक।
तो बायोटिक एंड अबायोटिक ये दोनों मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। किसी भी एरिया में बायोटिक या जैविक पेड़ पौधे मिलने का एक कारण ये होता है कि वहां पे अजैविक परिस्थितियां ऐसी हैं। अबायोटिक सराउंडिंग वैसा होगा तो वैसा बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक स्पीसीज मिलेंगे। जैसे राजस्थान में जो वो बच्चा बता रहा था, तो राजस्थान का वो जो लड़का, उस जगह पे कैमल क्यों मिल रहा है? क्योंकि पानी कम मिलता है, वहाँ पे पेड़ पौधे कम हैं, वहाँ पे रेत ज़्यादा है। तो ये तो अबायोटिक हुआ ना, पानी कम होना, तापमान ज़्यादा होना, या बोलना चाहिए कि सैंड होना, ये सारा तो अबायोटिक चीज़ है। उसके कारण से बायोटिक कैसे हुए? कैमल बन गए, कैक्टस बन गए, तो ये बायोटिक हुआ। तो इसलिए एनवायरनमेंट में ये दोनों चीज़ें आती हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें आती हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। अब व्हाट इज लिथोस्फीयर या स्थल मंडल क्या है? तो हमारे पृथ्वी की, हमारे अर्थ की सबसे ऊपरी परत, सबसे आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है, तो स्थल मंडल वो है जो हमारे पृथ्वी का सबसे आउटर लेयर होता है, दैट इज लिथोस्फीयर। इस लिथोस्फीयर का पार्ट है, ये लिथोस्फीयर किससे बना होता है? चट्टानों से, रॉक से बना रहता है, और खनिज पदार्थों से, मिनरल से बना रहता है, जो अर्थ का सबसे आउटर लेयर होता है। तो कोई पूछे लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? तो लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। स्थल मंडल चट्टानों और खनिजों से मिलके बना होता है। ठीक है, क्या माउंटेन हमारे लिथोस्फीयर का पार्ट है? जो पर्वत है क्या लिथोस्फीयर का पार्ट है? यस। क्या रिवर है लिथोस्फीयर का पार्ट है? वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हुआ है ना। प्लेटू पठार जिसको बोलते हैं, लिथोस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, वोल्केनो, लावा, ज्वालामुखी, लिथोस्फीयर का पार्ट है। सो लिथोस्फीयर के पार्ट वो हैं जो कि लावा या पुराने लावा से बना है, क्योंकि स्थल मोस्टली किससे बना है? लावा, पुराने लावा से बना हुआ है, जो भी चट्टाने हैं। क्योंकि देखो, लावा जमेगा तो चट्टान बनेगा, रॉक बनेगा, रॉक टूटेगा तो मिट्टी बनेगा, सॉइल बनेगा। उस सॉइल में कुछ मिनरल्स होंगे रॉक के ही, और कुछ मिनरल्स होंगे जो कि नहीं, सारे मिनरल्स रॉक के ही होंगे, सॉरी। किसी भी सॉइल में खनिज पदार्थ किससे मिलता है? रॉक से, चट्टानों से ही मिलता है। और रॉक किससे बनता है? लावा से ही। हर एक रॉक जो बना है वो लावा से ही बना है, जिसके बारे में एक चैप्टर पढ़ेंगे कि रॉक्स कैसे बनते हैं। तो रॉक खनिजों से बना है, और खनिज किससे बने हैं? या मिनरल्स किससे बने हैं? एलिमेंट से, तत्व से। खनिज बना है तत्व से, मिनरल बना है एलिमेंट से, रॉक बना है मिनरल से। तो सारे रॉक्स, जितने भी हम रॉक्स जानते हैं, जितने भी चट्टाने जानते हैं, वो रॉक्स वेदर्ड होके, टूट टूट के क्या बनाते हैं? सॉइल, मिट्टी बनाते हैं। इसका मतलब सॉइल भी रॉक था कभी, सास भी कभी बहू थी, है ना। तो मतलब हर एक सॉइल के पीछे का रीजन है रॉक। इसलिए किसी भी मिट्टी में उसके पेरेंट का प्रॉपर्टी आ जाता है। जैसा चट्टान था वैसी सॉइल। कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पे जैसा मिट्टी था वैसा ही, जैसा रॉक था वैसा ही मिट्टी है? जैसे आपके सराउंडिंग में कौन से कलर की मिट्टी मिलती है या कौन सा सॉइल मिलता है? हाँ, अलुवियल सॉइल। हाँ, महानदी के साथ आसपास में अलुवियल सॉइल मिलता है। पर अपार्ट फ्रॉम महानदी का छोड़ दो तो कौन सा मिट्टी, कौन सी मृदा मिलती है आपको आसपास में? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या मिलती है, या पूरे इंडिया में? अपार्ट फ्रॉम अलुवियल सॉइल। लेटेराइट। लेटराइट। नो। रेड सॉइल, लाल मिट्टी, रेड सॉइल। रेड सॉइल रेड क्यों है? क्योंकि उसके पापा रेड हैं। उसके पापा कौन है? रॉक्स, चट्टाने। तो उसके पापा क्यों रेड हैं? क्योंकि उसमें मिनरल्स कौन से हैं? आयरन। आयरन। आयरन का कलर क्या होता है? रेड।
लाल कलर का होता है। तो अब ये बोलो कि ज़्यादा आयरन मिलके जो रॉक बनाएंगे वो लाल कलर का होगा, और ज़्यादा लौह अयस्क जो चट्टाने बनाती है उससे जो मिट्टी बनेगा वो कौन से कलर का होगा, वो भी लाल होगा। अब मिनरल्स जो होते हैं उसमें फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड दोनों होता है। मिनरल्स में फेरिक एंड फेरस ऑक्साइड दोनों होता है, खनिज पदार्थ में फेरिक एंड फेरस दोनों होता है, इसलिए हम लौह अयस्क बोलते हैं, आयरन ओर बोलते हैं रादर देन आयरन। अब ये किस एलिमेंट का बना है, कौन से तत्व का बना है? फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड कौन से एलिमेंट का बना है? आयरन और ऑक्सीजन। तो आयरन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना है? फेरिक एंड फेरस ऑक्साइड। ये दोनों मिलके क्या बना है? रॉक्स, बड़ा सा रॉक्स बना है। उस रॉक से जो सॉइल बना उसमें ज्यादा क्या होगा? आयरन ही ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब इस तरीके से सीक्वेंस है। तो जो लावा से ये बने हैं उसमें आयरन होगा, ठीक है ना? तो लिथोस्फीयर जैसा होता है वैसा खेती होती है। क्या हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नॉर्मली वैसी होती है जैसा उसका लिथोस्फीयर होता है? क्योंकि लिथोस्फीयर में क्या होता है? सॉइल, और सॉइल जैसा होगा वैसे ही क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा, वैसी खेती होगी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल महाराष्ट्र में जो रॉक है वो ब्लैक कलर का है, जो चट्टाने थी वो ब्लैक कलर की काली है, तो वहां की मिट्टी कैसी होगी? काली मिट्टी होगी, ब्लैक सॉइल होगी। और वहां पे खेती कैसी होगी? कपास की खेती, कॉटन की खेती। क्योंकि कॉटन के लिए कैसा सॉइल चाहिए? ब्लैक सॉइल चाहिए, काली मिट्टी चाहिए। यहां पे कॉटन हो पाता है? नहीं हो पाता, क्योंकि यहां पे सॉइल ब्लैक नहीं है, यहां पे सॉइल क्या है? रेड है। तो इसलिए जैसा लिथोस्फीयर हुआ वैसे ही एग्रीकल्चर है। गेटिंग इट? ठीक है। अब देखो छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छा है कि माइंस या मिनरल्स ज्यादा अच्छे हैं? नहीं, हम एग्रीकल्चर ज्यादा करते हैं पर इट डजंट मीन एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छा है। हम खेती ज्यादा करते हैं इसका मतलब हमारा लैंड खेती के लिए सुटेबल है, हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, ये हमारी मजबूरी है कि हम खेती करते हैं। आइडियली छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा का लैंड जो है वो खेती के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, पर किसके लिए अच्छा है? माइनिंग के लिए अच्छा है। सारे माइनिंग्स के लिए, है ना, सारे टाइप की माइनिंग के लिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोयला से ज्यादा आयरन मिलता है। दल्ली राजरा कोयला का बेल्ट नहीं है, किसका है? आयरन का बेल्ट है। कोयला है कोरबा साइड में, हसदेव साइड में, है ना। आयरन किधर है? दुर्ग साइड में। तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? भिलाई में। एनटीपीसी कोरबा कहाँ है? कोरबा में। एनटीपीसी क्या है? सुना है? थर्मल पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तापीय विद्युत निगम, जो भी है कॉरपोरेशन कुछ है ना। तो ये एनटीपीसी कोरबा में क्यों है? क्योंकि कोयला वहां पे है। यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पे क्यों है? क्योंकि आयरन बगल में है। ठीक है ना। एनटीपीसी कोरबा के साथ बगल में बाल्को भी है, बाल्को कोरबा बोलते हैं हम लोग। बाल्को का पूरा नाम क्या है? भारत एल्यूमिनियम भारत एल्यूमिनियम, भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो भी होगा, है ना, बाल्को। एल्यूमिनियम वहां पे क्यों है? क्योंकि पास में बॉक्साइट या एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम किससे मिलता है? बॉक्साइट, है ना। तो बॉक्साइट वहां पे है। अब बाल्को कोरबा के पास में क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, जबकि स्टील प्लांट को उतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए जितना एल्यूमिनियम को चाहिए, है ना। तो बाल्को एलटीपीसी के बगल में है। और ये दोनों वहां पे क्यों है? क्योंकि हसदेव नदी है, हसदेव रिवर है। स्टील प्लांट यहाँ पे, भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पे क्यों है? क्योंकि बगल में कौन सी रिवर है? खारून, खारून, है ना। खारून रिवर किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है? महानदी, महानदी, है ना। दोनों जगह चीजों में क्या चीज कॉमन है? रिवर, नदी। दोनों जगह पे नदी कॉमन है।
और अनकॉमन क्या है, यहाँ पे कोयला मिलता है कोरबा में, और यहाँ पे क्या मिलता है, आयरन ओर मिलता है। तीसरा चीज, वहां पे एल्यूमिनियम क्यों है, एल्यूमिनियम का प्लांट क्यों है और यहाँ पे नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम प्लांट को क्या ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, उसको बिजली ज्यादा चाहिए, तो वो एनटीपीसी के बगल में है। और हम कहाँ पे हैं, जहाँ पे क्या बोलना चाहिए, जहाँ पे पानी ज्यादा है और आयरन ओर ज्यादा है, हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है, स्थल, जो लैंड है वो डिसाइड कर रहा है ये सारी चीजें कहाँ होंगी, ठीक है ना। अब देखा जाए, जहां पे वाटर होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जहां पे वाटर होता है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और क्या होता है, जहां पे हवा होती है, एयर होता है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी वाटर बॉडी हमने बता दिया वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, जलमंडल का पार्ट है। और तीसरा हमने बताया जहां पे भी एटमॉस्फेयर है वो उसका पार्ट है। अब ये बताओ, हमारा जो वायुमंडल है वो उड़ क्यों नहीं जाता, हमारे पास क्यों रखा हुआ है। जैसे मरकरी जो बुध है ना, उसका अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, उसका जो वायुमंडल है वो खत्म हो गया, वो उड़ गया। क्यों उड़ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं सर। हाँ, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन जो है हमारे पृथ्वी का, हमारे अर्थ का ज्यादा है, और किसका कम है, मरकरी बुध का कम है। इसके कारण से उसने अपने एटमॉस्फेयर को क्या नहीं कर पाया, होल्ड नहीं कर पाया, उड़ गया सारा एटमॉस्फेयर। वीनस शुक्र जो ग्रह है उसका भी अपना एटमॉस्फेयर नहीं बचा, वो भी उड़ गया, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, कम है कि ज्यादा है, किसकी, शुक्र ग्रह की गुरुत्वाकर्षण हमारे से कम है कि ज्यादा है, कम है। पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है, वो अपने एटमॉस्फेयर को क्या कर पाया, होल्ड कर पाया, रोक पाया, फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है जितना जुपिटर का है। तो इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर एक थिन एटमॉस्फेयर है। तो हमारे वायुमंडल को रोकने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, वही चीज लिखा हुआ है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड, ठीक है ना। फिर जहां पे जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, जहां पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर जहां पे मिलते हैं, वो जो नैरो लेयर है, छोटा सा एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, जैवमंडल। उस एरिया को हम जैवमंडल या बायोस्फीयर मिलते हैं, जहां पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर जिस जगह पे मिलते हैं उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल जिस नैरो जगह पे मिलते हैं वहां पे जैवमंडल होता है। जैवमंडल कौन सी जगह पे होगा, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट हो पाएगी, जीवन जहां पे पॉसिबल हो पाएगा, वहां पे है बायोस्फीयर, ठीक है। तो व्हाट इज बायोस्फीयर, वेयर ऑल द थ्री स्फीयर मीट्स, द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक छोटा सा एरिया स्थल का जहां पे ये तीनों मिलते हैं, वो हमारा जैवमंडल है, वो हमारा बायोस्फीयर है। गेटिंग इट, ठीक है। हाँ, अब हमने पर्यावरण तो देखा, अब पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या है या पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो क्या होता है, कई बार चीजें हमारे सराउंडिंग में होती है बट हम उनके साथ अपना रिलेशन नहीं बनाते। जैसे क्या होता है कि ये जो टेबल है मेरे बगल में बैठा है, ना तो टेबल मेरे ऊपर बैठता है ना मैं इसके ऊपर बैठता हूँ, तो मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है जब तक मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा और उसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, बट मेरा इंटरेक्शन किसके साथ है, इस बोर्ड के साथ है, एयर जो मैं इनहेल कर रहा हूँ उसके साथ है। ये एयर जो आया वो ट्री से आया था, उस पेड़ के साथ मेरा संबंध है, क्योंकि पेड़ ने ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन को मैंने लिया, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड दिया और किसको दिया, पेड़ को दिया। तो मेरे कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ ने क्या बनाया, खाना बनाया अपना, है ना, फोटोसिंथेसिस किया, प्रकाश संश्लेषण किया। तो मेरा पेड़ के साथ रिलेशन है। मेरा घर के लिजार्ड के साथ मेरा रिलेशन है, हाँ, जब भी लिजार्ड दिखता है मैं चप्पल से मारूंगा। अब लिजार्ड जब भी मेरे को देखता है मेरे ऊपर छींची करेगा, खैर वो नहीं है।
पर लिजर्ड को मैं हेल्प कर रहा हूँ कैसे, मैं उसको शेल्टर दे रहा हूँ, उसको घर बना के दे रहा हूँ, क्योंकि लिजर्ड बाहर में नहीं रह पाता, छिपकली बाहर में नहीं रह पाती। दूसरा, जो मेरा खाना बचा रहता है उसको लिजर्ड रास्ते में खाता रहता है। तीसरा, जो कीड़े मेरे को खा सकते थे, मेरे को नुकसान पहुंचा सकते थे, उसको छिपकली खा गया रात भर में। हम बोलते हैं, हमारे संस्कृति में है, हमारे कल्चर में है कि छिपकली को नहीं मारना चाहिए, है ना, लिजर्ड को नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि रात भर में छिपकली सारा कीड़ों को खा जाती है, ऐसे कीड़े, ऐसे इंसेक्ट जो कि हार्मफुल हो सकते हैं आपके लिए, जबकि छिपकली नॉर्मली हार्मफुल नहीं होती जब तक आपके दूध या चाय में न गिर जाए, है ना। नॉर्मली छिपकली या लिजर्ड इज नॉट हार्मफुल, ना तो काटती है ना कुछ करती है, वो बस आपके एरिया को पूरा रात भर में साफ कर देती है। तो इसका मतलब क्या लिजर्ड ने मेरे को हेल्प किया? यस, हेल्प किया। मैंने लिजर्ड को हेल्प किया, मैंने हेल्प किया, भले डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, मैंने हेल्प किया। तो जब मैं इंटरेक्ट करता हूं इन्वायरमेंट से तो एक सिस्टम बनता है, मैंने उसको हेल्प किया, उसने मुझे हेल्प किया। तो जब बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और रिलेशन बनाते हैं तो जो सिस्टम तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र वो है जहां पे जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलके एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, तो इसके कारण से दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, वो उसको प्रभाव डालता है, वो हमको प्रभाव डालता है। इनका जो सिस्टम बना जाता है उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में निर्भरता, डिपेंडेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम में निर्भर होते हैं हम। तो मेरे सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है वो क्या इकोसिस्टम है? नहीं, अनटिल अनलेस मैं उससे संबंध नहीं बना, मैं इंटरेक्ट जब तक नहीं कर रहा हूं तब तक एनवायरनमेंट मेरा इकोसिस्टम नहीं है। इसलिए एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली हर चीज इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, वही इकोसिस्टम का पार्ट है जो कि मेरे साथ रिलेशन बना सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है। गेटिंग इट? तो पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी में यह डिफरेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसके बाद बताओ। अच्छा, हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढले हैं? हाँ, ढले हैं। कैसे? ठंड के दिन में हमको जो रोस्टेड पीनट्स, खारे गरम जो बोलते हैं, खारे गरम खाने में मजा आता है, रोस्टेड पीनट्स खाने में मजा आता है, और गर्मी के दिन में वाटरमेलन खाने में मजा आता है। तो हम एनवायरनमेंट के हिसाब से वही चीज को कंज्यूम करते हैं जो हमको सुटेबल हो। हम उगाते भी वाटरमेलन है, उगता भी वाटरमेलन उसी समय में है जिस समय हमको वाटरमेलन की जरूरत है। ये क्या सरप्राइजिंग नहीं है कि खीरा उसी सीजन में उगता है जिस समय हमको खीरा की जरूरत है? जितने रसीले फ्रूट होते हैं वो उसी समय उगते हैं जब हमको उसकी ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब हमने परफेक्टली बैलेंस बना के रखा हुआ है, नेचर भी हमको वही प्रोवाइड कर रहा है जो हमको जरूरत है। Isn't it? तो ये चीजें हैं। अब बताओ, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करो, अब आप लोग सॉल्व करना, इट इज योर पार्ट। तो विजय, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? हाँ, यस, ठीक है। जो हम डिपेंडेंट होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट पे एंड इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, दैट इज द सिस्टम ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? पूजा। लैंड, एयर, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये नेचुरल एनवायरनमेंट है? ह्यूमन मेड है, पर लकड़ी तो नेचुरल एनवायरनमेंट से बना है। ट्रांसफॉर्म करना पड़ा, हमने चेंज किया, अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, इसलिए नेचुरल एनवायरनमेंट में ये नहीं आएगा। ठीक है, ओके। विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? ज्योत्सना। बायोस्फीयर, एक्चुअली आपको बोलना है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। नहीं, या तो बोलो द बायोस्फीयर दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, जो भी ये तीनों है ना, वो दैट ऐसा बोलना है, बायोस्फीयर दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ दिस थिंग्स। और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, आप जो बताए ना, दैट इज नॉट कंपोनेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट।
बट कंपोनेंट क्या है? हाँ, बायोटिक एंड अबायोटिक, है ना, जैविक और अजैविक घटक हैं। हमारे पर्यावरण के क्या घटक हैं? बायोटिक एंड अबायोटिक, जैविक अजैविक घटक हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पूछा जाए तो बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है ना। फिर क्या है? गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। आप बताओ 4 एग्जांपल जो ह्यूमन मेड है। एक्वेरियम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नॉट नेसेसरली, और कुछ? जंगल सफारी बोल सकते हो, बिल्कुल। और ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या बिल्डिंग आएगी? रोड आएगा? आएगा। यस सर। सारा चीज आएगा। जो भी ऐसा एनवायरनमेंट, जो भी आपका सराउंडिंग जो ह्यूमन मेड है, ये क्लासरूम आएगा? यस। पार्क आएगा? यस। गाड़ियाँ आएंगी? यस। ऐसा सारा एनवायरनमेंट जो ह्यूमन ने बनाया है वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो जरूरी नहीं कि ह्यूमन ने नेचुरल एनवायरनमेंट बनाया वही ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी बना सकता है। गेटिंग इट? ठीक है। व्हाट इज लिथोस्फीयर? हिंदी कि इंग्लिश? हिंदी। स्थल मंडल क्या है? अभी पढ़ाया मैंने, स्थल मंडल के बारे में अच्छे से बताया मैंने। कोई और बताएगा? आप बताओ व्हाट इज लिथोस्फीयर, भावना? सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। लैंड। और कुछ बेटर तरीके से बता सकते हो? टॉप लेयर, है ना, सबसे बाहरी परत हमारे पृथ्वी की, और उसमें भी वो मोटी होनी चाहिए कि थिन होनी चाहिए? थिन, पतली लेयर हमारे पृथ्वी के की सबसे बाहरी परत, सबसे आउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। ठीक है। बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट क्या है तनिष्क? बायोटिक एनवायरनमेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेरी गुड। क्योंकि बायोटिक में 2 चीज होते हैं, फ्लोरा एंड फौना, है ना, वनस्पतियां एंड जीव जंतु। तो 2 एनवायरनमेंट बनते हैं बायोटिक के, जैविक के। ठीक है, गुड। व्हाट इज बायोस्फीयर? जैवमंडल क्या है? अच्छा प्रियंका, जैवमंडल क्या है? नहीं, कुछ और जोड़ना जरूरी है उसमें। तीनों तो मिलते हैं, पर कहाँ पे मिलते हैं? एक कोई नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, है ना, एक ऐसा संकीर्ण जगह, है ना, एक ऐसा स्थल का एक छोटा सा पोर्शन जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, है ना। इसमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम है पल्लवी? डेजर्ट है, एक्वेरियम है, फॉरेस्ट? हाँ, अच्छा, कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? एक्वेरियम। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? वीणा, ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है इसमें से? क्यों? रिलीजन क्यों, क्या दिक्कत है? ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो मैंने जैसे मेला का एग्जांपल दिया था, तो मेला है तो रिलीजन भी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, जो धर्म होता है वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। फिर क्या है? कम्युनिटी, है ना, वो भी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। बट क्या चीज नहीं है? लैंड। लैंड किस एनवायरनमेंट का पार्ट है? नेचुरल, प्राकृतिक पर्यावरण का पार्ट है, ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। इजंट इट? जो जमीन है, स्थल है, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट ना होके नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट इसमें से कौन से हैं? हाँ, रोड, पूजा, इसमें से एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट कौन सा है? पर्यावरण के लिए संकट में कौन सा चीज हो सकता है? पॉपुलेशन, जनसंख्या एक्चुअली हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो ज्यादा दोहन होगा, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, और दैट इज नॉट गुड। ठीक है, अब मैच मेकिंग करना है। बायोस्फीयर को मैं, जैव मंडल को मैं किसके साथ जोड़ूं?
ई सर, ई। तो नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, जहां पे जल स्थल और वायु तीनों जहां पे मिलते हैं, नैरो जोन। देखो हर जगह क्या लिखा है, नैरो, वो क्या है, बायोस्फीयर। अब एटमॉस्फेयर इसमें से कौन सा है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एयर का एक ब्लैंकेट है ना जो हमारे सराउंडिंग में है, तो वो क्या है, एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर। व्हाट इज एनवायरमेंट, हमारे आसपास की चीजें, आवर सराउंडिंग इज द एनवायरमेंट। ठीक है, मैन क्यों एनवायरमेंट को मॉडिफाई करता है, जरूरतों को पूरा करने के लिए और चाह अपनी सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए, है ना, अपने लग्जरीज के लिए एंड नीड के लिए, नीड एंड लग्जरी दोनों के लिए। ठीक है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, क्या ये सही है, क्यों दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे से। फूड, एनिमल को फूड चाहिए किससे, प्लांट से चाहिए, और प्लांट को एनिमल से भी क्या चाहिए, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और एनिमल कुछ हेल्प करते हैं प्लांट को, हाँ ये बोली कि गोबर कर देने से क्या है, प्लांट को हेल्प होता है, यस हेल्प होता है ना। उसके अलावा आप क्या बता रहे थे, तो यस वाटर हम लोग देते हैं, इससे क्या है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। और पॉलिनेशन, एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा ना एनिमल्स, उसमें भी एनिमल्स सहायता करते हैं सर पॉलिनेशन में, जैसे हाँ नॉर्थ ईस्ट में पॉलिनेशन करने का काम करते हैं, परागण को इधर से उधर लेके जाते हैं, है ना, ताकि तभी तो फूल फल उग पाते हैं, है ना। पॉलिनेशन करने का काम करते हैं, कौन करता है, एनिमल में कोई इंसेक्ट, कीड़े सर स्क्वायरल, है ना, एलिफेंट, मधुमक्खी वगैरह, है ना, ये सब ये काम करते हैं, हाँ बैट्स करते हैं। और ठीक है, ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होता है आपका। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया, अवर एनवायरनमेंट। पढ़ के आना, अच्छे से आप समझ आ जाएगा। अगला चैप्टर को भी पढ़ के आना, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी कैन क्लोज। यस, हाँ देखो, अगर हम लोग ना फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं, है ना, तब अलग बात होती है, पर जब एनिमल बोल दिया है तो ह्यूमंस को नहीं डाल सकते। ओके, सोशल एनिमल जैसा, ओके। आई हैव टू चेक ना, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इनका क्वेश्चन ये है, समझो कि यहाँ पे जब जानवर बोला जा रहा है तो उसमें ह्यूमन को लिया जाएगा कि नहीं। ह्यूमन को सोशल एनिमल बोला जाता है ना। नॉर्मली हम फ्लोरा एंड फौना जब यूज़ करते हैं तो उसमें सारे चीज़ आ जाता है ना। वनस्पति और जीव जंतु बोलते हैं, तो जीव में हम लोग आ जाते हैं, जीव जंतु में। जंतु में तो जंतु है, पर एनिमल का मतलब ही जंतु होता है एक्चुअल में। तो क्या उसमें ह्यूमन को लिया जा सकता है क्या, तो एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, आप लोग भी एक बार चेक करेंगे। हाँ सर, हम लोग फौना में एनिमल को ले सकते, क्योंकि हम लोग एनिमल किंगडम में आते तो फिर हम लोग माइक्रोब्स को भी लेते हैं उसमें। हाँ ठीक, फौना में तो ह्यूमन को लिया जा सकता है, पर क्या एनिमल जब वर्ड यूज किया है तब ह्यूमन को लिया जा सकता है। अगर एनिमल किंगडम के पर्सपेक्टिव से देखें तब हम ले सकते, तब तो हम अपन प्रोटोजोएंस, बैक्टीरिया, इन सबको भी लेंगे। बस पर्सपेक्टिव होना चाहिए एनिमल किंगडम के हिसाब से अगर देख रहे हैं तब। तो एनिमल किंगडम में ह्यूमन आते हैं, है ना। हाँ सर, आते हैं। ओके, तो यस, अगर अपन एनिमल किंगडम की बात करें तो ह्यूमन को अपन लेते हैं, है ना। और ओनली एनिमल्स में आई हैव द डाउट, विल चेक। ओके, ठीक है, चलो बाय।